हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग रोज सुबह दैनिक समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज भी हम जो महत्वपूर्ण घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं, उन पर विशिष्ट चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हाँ, एक बात और, क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो क्लास को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस पोत ने अमेरिका के बोस्टन में आयोजित ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स में भाग लिया? क्या ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स में भाग लिया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आईएनएस सुदर्शनी। आईएनएस सुदर्शनी। देखिए, लोकायन 26 अभियान के तहत भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण नौकायन पोत आईएनएस सुदर्शनी ने अमेरिका के बोस्टन में आयोजित ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स में हिस्सा लिया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के गौरव और समुद्री कूटनीति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसआईआर द्वारा एसटीईएम क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है एस्पायर शक्ति। क्या? एस्पायर शक्ति। देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब सीएसआईआर ने एस्पायर शक्ति कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि एसटीईएम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, स्टेम क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला शोधकर्ताओं को सम्मानित किया है। इसका उद्देश्य अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि हाल ही में सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई ने किस शहर में एक उच्च तकनीक वाली एमडी मैन्युफैक्चरिंग प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पुणे। देखिए, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की मध्य प्रदेश इकाई ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए महाराष्ट्र के पुणे में अवैध रूप से संचालित हो रही एक हाईटेक एमडी यानी कि मेफड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, क्या? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मतलब सीसीआई ने हाल ही में किस टेक कंपनी और उसके रिसेलरों पर पर्सनल सिस्टम व सप्लाईज उत्पादों की आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा विरोधी रुख के लिए कार्यवाही की है? तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एचपी इंडिया। क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एचपी इंडिया पर। देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने एचपी इंडिया और उसके कुछ रिसेलरों को पर्सनल सिस्टम तथा सप्लाईज उत्पादों की आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार में लिप्त पाए जाने पर सख्त कदम उठाए हैं ताकि बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे। बातें क्लियर हो रही हैं? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सुधारों के तहत, क्या? प्रशासनिक सुधारों के तहत शासन में परिवर्तन लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आधुनिक तकनीक को बड़े पैमाने पर शामिल किया जा रहा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, भारत एआई आधारित प्रशासनिक सुधारों के साथ शासन के अगले चरण में प्रवेश कर चुका है। नई दिल्ली में आयोजित एआई डिजिटल शासन चैंपियंस शिखर सम्मेलन इसी दिशा में एक प्रयास है ताकि सरकारी कामकाज को अधिक त्वरित और पारदर्शी बनाया जा सके। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब
अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जमीनी स्तर पर जल संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए नई दिल्ली में ग्राम पंचायतों हेतु किस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो जल बजट निर्धारण, क्या जल बजट निर्धारण पर राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर्स कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, यानी कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब देखिए ग्राम पंचायतों के स्तर पर पानी की मांग और आपूर्ति के सटीक प्रबंधन के लिए नई दिल्ली में जल बजट निर्धारण पर राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को जल सुरक्षित बनाया जा सके। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक उद्योग यानी कि क्रिएटिव इंडस्ट्री में उद्योग संचालित चुनौतियों का सामना करने के लिए वेब्स 2027 के तहत किस सीजन की शुरुआत की गई है? ठीक, तो देखिए किस सीजन की शुरुआत की गई है? तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था और कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए वेब्स 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 की शुरुआत की गई है जो विभिन्न उद्योग संचालित चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित है। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ICAI ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है गांधीनगर। और गांधीनगर में कहाँ? गिफ्ट सिटी में। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया मतलब ICAI ने जुलाई 2026 में गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में ग्लोबल ऑर्बिट समिट का सफल आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों, क्या वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों, स्थिरता लेखांकन और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका पर चर्चा करना था। समिट में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो वैश्विक स्तर पर भारतीय पेशेवरों की बढ़ती साख को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो इसका जो नाम बदलकर करने की घोषणा की है तो अब सेंट्रल विस्टा का जो नया नाम होगा वह क्या होगा? कर्तव्य भवन परिसर, क्या कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए सरकार ने अपनी औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति की पहल के तहत सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के पूरे क्षेत्र को कर्तव्य भवन परिसर के रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले राजपथ का नाम बदलकर क्या किया गया? कर्तव्य पथ किया गया था। यह नाम परिवर्तन सार्वजनिक सेवा में जिम्मेदारी और नागरिक कर्तव्यों के महत्व को रेखांकित करने के लिए किया गया है। बात क्लियर? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2026 में किस राज्य के जैसलमेर रेलवे स्टेशन को अपनी स्थापत्य कला और यात्री सुविधाओं के लिए विशेष पुरस्कार मिला? तो जैसलमेर कहाँ है? जाहिर सी बात है क्वेश्चन में ही उसने जवाब दे दिया है। ऑप्शन नंबर क्या? बी, ऑप्शन नंबर बी। मतलब जुलाई 2026 में राजस्थान के जैसलमेर रेलवे स्टेशन को अपनी स्थापत्य कला और यात्री सुविधाओं के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया है। अब देख लीजिए क्या है कि राजस्थान के जैसलमेर रेलवे स्टेशन को उसके हेरिटेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए सराहा गया। इस स्टेशन को स्थानीय पीले बलुआ पत्थर का उपयोग करके पुनर्निर्मित किया गया जो स्वर्ण नगरी की पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि नाबार्ड द्वारा शुरू की गई ग्रामोदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो नाबार्ड द्वारा शुरू की गई ग्रामोदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कौशल विकास का एकीकरण। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नाबार्ड की ग्रामोदय योजना जुलाई 2026 में चर्चा में रही है। इसका उद्देश्य न केवल गांवों में बुनियादी ढांचे जैसे
सड़क भंडारण का निर्माण करना है, बल्कि स्थानीय युवाओं को कौशल प्रदान करना है ताकि वे उसी क्षेत्र में उद्यमिता शुरू कर सकें। यह आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ओके, देखिए जैसे नाबार्ड है, तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक आपके लिए विशेष जानकारी यह है कि आपको जल्द ही एक ऐसी क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, एक ऐसी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जहां आपको विश्व के और भारत के प्रमुख संस्थान जो हैं उनकी स्थापना, उनका महत्व और उनके मुख्यालय तथा वर्तमान में उनका जो भी अध्यक्ष या प्रमुख है उसके बारे में उसमें चर्चा करेंगे हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि प्रसिद्ध तमिल लेखक पुमनी हाल ही में खबरों में थे, उन्हें किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है आधुनिक तमिल साहित्य और उपन्यास के बारे में। कहाँ? आधुनिक तमिल साहित्य और उपन्यास के बारे में। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पुमनी अपने यथार्थवादी लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। जुलाई 2026 में उनके नए ऐतिहासिक उपन्यास के विमोचन और तमिल साहित्य में उनके दीर्घकालिक योगदान के कारण वे चर्चा में रहे हैं। उनकी कृतियां अक्सर ग्रामीण तमिलनाडु के सामाजिक ताने बाने और हाशिए के समुदायों के संघर्ष को दर्शाती हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वह शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, जो वर्तमान में काफी विवादों में घिरा हुआ है। अब देखिए, शिक्षा मंत्रालय की U-Plus रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार भारत में जो भारत है वो भारत के कितने प्रतिशत स्कूलों में अब इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 78%। कितना? 78%। ये जो है एक काल्पनिक डेटा बिंदु है। क्या है? काल्पनिक डेटा बिंदु है, मतलब अभी एग्जैक्ट नहीं, लेकिन फिर भी लगभग 78% जो हमारे भारत के स्कूल हैं उनमें अब इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। अब देख लीजिए कि U-Plus क्या होता है। तो U-Plus का पूरा नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की नवीनतम रिपोर्ट जुलाई 2026 में जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पीएम श्री और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के चलते ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में भारी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में डिजिटल साक्षरता और स्मार्ट क्लासरूम डिजिटल साक्षरता और स्मार्ट क्लासरूम के बढ़ते प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है कि दुधवा टाइगर रिजर्व में हाल ही में किस जीव के संरक्षण के लिए गेंडा पुनरुद्धार परियोजना यानी कि राइनो रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू किया गया है? तो आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। काहे के लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कि उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में एक सींग वाले गेंडों की आबादी बढ़ाने के लिए दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस परियोजना के तहत अन्य क्षेत्रों से गेंडों को लाकर यहां बसाया जा रहा है ताकि उनकी आनुवांशिक विविधता मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी सुनिश्चित की जा सके। यह तराई क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। काहे के लिए महत्वपूर्ण है? तराई क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो देख लेते हैं। क्या है कि तेलंगाना सरकार ने किस बीमारी के परीक्षण और तेलंगाना सरकार ने किस बीमारी के परीक्षण और दवाओं की डिलीवरी के लिए ड्रोन तकनीक का व्यापक उपयोग शुरू किया है? तो ऑप्शन जो हमारा सही है वो है क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं। देखिए, तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने दुर्गम क्षेत्रों में टीबी के बलगम नमूनों के संग्रह और दवाओं के वितरण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए ड्रोन्स का नेटवर्क स्थापित किया है। इससे रिपोर्ट आने का समय 50% तक कम हो गया। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लद्दाख प्रशासन ने प्रशासनिक बढ़ाने के लिए कितने नए तहसीलों के निर्माण की घोषणा
की है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कि लद्दाख प्रशासन। देखिए, जुलाई 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल ने लेह और कारगिल जिलों में कुल 5 नई तहसीलों क्या कुल 5 नई तहसीलों के निर्माण को मंजूरी दी है। कितनी नई तहसीलों? तो 5 नई तहसीलों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को सुगम बनाना और जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना है। अब यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि आप हमें ये कमेंट करके बताएंगे कि लद्दाख में अब कुल कितनी तहसीलें हो जाएंगी। बात क्लियर? अगला प्रश्न हमारा जो है वो देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह यह है कि हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नई एकीकृत खुफिया एजेंसी मतलब इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी की स्थापना की? तो इसका जो सही जवाब है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कि जापान ने क्या किया है, एक एकीकृत खुफिया एजेंसी की स्थापना की है। देखिए, बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश को देखते हुए जापान ने अपनी विभिन्न खुफिया इकाइयों को मिलाकर एक केंद्रीकृत एजेंसी बनाई है। यह एजेंसी साइबर सुरक्षा, बाहरी खतरों और आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है सबमर ग्रुप। क्या अगला प्रश्न है कि सबमर ग्रुप ने भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर निर्माण और डेटा सेंटर कूलिंग तकनीकी के लिए बड़े निवेश की घोषणा की है? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कि मध्य प्रदेश राज्य में। अब देखिए कि सबमर ग्रुप ने मध्य प्रदेश के इंदौर पीथमपुर आर्थिक गलियारे में, कहां? इंदौर पीथमपुर आर्थिक गलियारे में एक अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निवेश मध्य प्रदेश को भारत के अगले सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन है, नशा मुक्त युवा अभियान के तहत किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर नई कार्य योजना शुरू की है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जुलाई 2026 में नशा मुक्त भारत अभियान यानी कि NMBA के दूसरे चरण का विस्तार किया है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में विशेष परामर्श केंद्र और पीयर सपोर्ट नेटवर्क विकसित करने पर ध्यान दिया गया है। बात क्लियर? और अगला और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कोहिमा नागालैंड में आयोजित पूर्व सैनिक कल्याण रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब जो नागालैंड में पूर्व सैनिक कल्याण रैली अभी हुई है, हाल ही में आयोजित हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान और स्वास्थ्य जांच। देखिए, भारतीय सेना के असम राइफल्स और क्षेत्रीय कमान द्वारा कोहिमा में एक विशाल कल्याण रैली आयोजित की गई। इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की शिकायतों का मौके पर निवारण करना और उन्हें डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के बारे में शिक्षित करना था। तो यहाँ तक था हमारा करंट अफेयर का आज का पोर्शन, और आप सभी को ज्ञात है कि इसी श्रृंखला में करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग प्रत्येक दिन एक नए राज्य के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं पंजाब राज्य की। काहे की? पंजाब राज्य की। अब देखिए, पंजाब राज्य के अगर हम स्थापना दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी, यानी कि आधुनिक पंजाब का गठन भाषाई आधार पर पुनर्गठन के बाद हुआ। इसे पंजाब दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब 1 नवंबर को पंजाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजधानी क्या है? चंडीगढ़, जो खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब तथा हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। अब क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 50,362 किलोमीटर, वो भी स्क्वायर किलोमीटर। क्या? 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.54%। अब
जनसंख्या की अगर बात करें तो भारत में पंजाब राज्य का 16वां स्थान है। देश की कुल आबादी का लगभग 2.29% आबादी कहाँ रहती है? पंजाब राज्य में। अब अगर हम पंजाब के भौगोलिक विभाजन को देखें तो पंजाब का जो नाम है वो पंज मतलब 5 और आब मतलब पानी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों की भूमि। भौगोलिक रूप से इसे मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। का क्या? माझा। माझा क्या होता है? कहाँ है? रावी और ब्यास के बीच जो भौगोलिक क्षेत्र है 3, उनमें पहला है माझा रावी और ब्यास के बीच, दूसरा है दोआबा ब्यास और सतलुज के बीच, और तीसरा है मालवा सतलुज के दक्षिण का विशाल मैदानी भाग। ठीक, बात क्लियर। उसके बाद अगर हम सीमाओं की बात करें तो यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है। क्या? सीमावर्ती राज्य है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम में पाकिस्तान के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मतलब जो पंजाब राज्य है वो पश्चिम में पाकिस्तान के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब अंतर्राज्यीय सीमाएं अगर देखें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हरियाणा तथा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। फिर प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो सतलुज पंजाब की सबसे लंबी नदी, ब्यास और रावी। ठीक, सतलुज है जो पंजाब की सबसे बड़ी नदी है, उसके बाद ब्यास और रावी। ऐतिहासिक रूप से झेलम और चिनाव को मिलाकर 5 नदियां थीं जो अब मुख्य रूप से पाकिस्तान में है। मतलब पहले कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाव, ये 5 नदियां थी। इन्हीं 5 नदियों के कारण इसको पंजाब कहा जाता था। परंतु अब जो झेलम है और चिनाव है वो मुख्य रूप से पाकिस्तान में है। ठीक, उसके बाद प्रशासनिक ढांचे की अगर बात करें तो पंजाब में वर्तमान में कुल 23 जिले हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्हें 5 प्रमंडलों यानी डिवीजन्स में बांटा गया है। सबसे नया जिला जो है वो मलेरकोटला, क्या? मलेरकोटला बना है। मई 2021 में संगरूर जिले से अलग करके पंजाब का 23वां जिला बनाया गया। फिर हम पंजाब राज्य के राजकीय प्रतीकों पर चर्चा करें। क्या चर्चा करें? राजकीय प्रतीकों पर। तो जो राजकीय पशु है वो है काला हिरण। क्या? राजकीय पशु जो है वो क्या है? काला हिरण। फिर राजकीय पक्षी जो है वो बाज, जिसको नॉर्दर्न गोस्वाक कहते हैं। फिर राजकीय वृक्ष क्या है? शीशम या टाहली। फिर राजकीय जलीय जीव अगर देखें तो सिंधु नदी डॉल्फिन, मतलब इंडस रिवर डॉल्फिन। और यह पाई कहाँ जाती है? तो ब्यास नदी में पाई जाती है। फिर उसके बाद राजकीय खेल की अगर बात करें तो कबड्डी, जो सर्कल स्टाइल में होती है। उसके बाद राजकीय नृत्य की बात करें तो पुरुषों के लिए जो है वो है भांगड़ा, और महिलाओं के लिए जो है वो क्या है? उसको क्या कहते हैं? गिद्दा। फिर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की अगर हम चर्चा करें तो अमृतसर जो शहर है, क्या? अमृतसर, जिसको गुरु की नगरी कहते हैं, सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर यहीं स्थित है। अमृतसर में ही ऐतिहासिक और दुखद जलियांवाला बाग स्मारक स्थित है। ठीक, अमृतसर में ही क्या है? ऐतिहासिक भी है और दुखद भी है कि जलियांवाला बाग स्मारक कहाँ है? अमृतसर में। उसके बाद अगला जो है वो है बाघा अटारी बॉर्डर। अमृतसर के पास भारत और पाकिस्तान के बीच की मुख्य थल सीमा, जो अपनी दैनिक लोअरिंग ऑफ द फ्लैग्स के लिए क्या विश्व प्रसिद्ध है। मतलब फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी जो प्रतिदिन होती है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो कहाँ होती है? बाघा अटारी बॉर्डर पर। अब हम बात करते हैं आनंदपुर साहिब की। तो गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना यहीं हुई थी। कहाँ? आनंदपुर साहिब में हुई थी। यहाँ प्रसिद्ध विरासत खालसा संग्रहालय स्थित है और यहाँ का होला मोहल्ला त्योहार बेहद प्रसिद्ध है। बात क्लियर। अब अगला देख लेते हैं। तो अगला शहर है पटियाला। क्या? पटियाला। यह शहर अपने शाही किला मुबारक, शीश महल और पटियाला शाही पगड़ी व जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पंजाब की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। फिर कपूरथला, इसे पंजाब का पेरिस कहा जाता है, जो अपनी फ्रांसीसी वास्तुकला वाले जगजीत पैलेस और रेल कोच फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। फिर हम अर्थव्यवस्था और कृषि एवं उद्योगों पर बात करते हैं। तो कृषि में विशेष देख लेते हैं कि पंजाब को भारत का
अन्न भंडार। क्या? भारत का अन्न भंडार या भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य केंद्र पंजाब ही था। प्रति हेक्टेयर गेहूं और चावल के उत्पादन में यह देश के शीर्ष राज्यों में सम्मिलित है। फिर उद्योग और व्यापार की अगर हम बात करें तो लुधियाना शहर जो है इसे पंजाब का जो लुधियाना शहर है इसे पंजाब का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह होजरी प्रमुख रूप से ऊनी कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स और साइकिल निर्माण का भारत में सबसे बड़ा केंद्र है। फिर जालंधर देख लें तो खेल के सामान मतलब स्पोर्ट्स गुड्स के निर्माण के लिए यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कौन? जालंधर। फिर हरिके पत्तन की अगर बात करें, क्या? हरिके पत्तन, ये देखिए सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय रामसर साइट है जहां सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। तो हरिके पत्तन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह एक रामसर साइट है, वेटलैंड साइट है जहां सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं और यह स्थित कहाँ है? तो सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। अब हम पंजाब राज्य की राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो विधायिका जो है यहाँ एक सदनात्मक है, मतलब केवल विधानसभा, यहाँ विधान परिषद नहीं पाई जाती। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 13 हैं। राज्यसभा सीटें 7 हैं। विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 117 हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, भाई अगर इसकी हम पंजाब राज्य को लेकर के बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि पंजाब ने देश को महान क्रांतिकारी दिए हैं। क्या? शहीद आजम भगत सिंह, ठीक, फिर शहीद उधम सिंह, फिर लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ये सब कहाँ से ताल्लुक रखते थे? तो पंजाब की धरती से। फिर उसके बाद महाराणा रणजीत सिंह, इनको शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 19वीं सदी में एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की थी और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत चढ़वाई थी। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं, एक करतारपुर कॉरिडोर है। क्या है? करतारपुर कॉरिडोर है पंजाब में। इसके बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा, न्यूज में बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे कि डेरा बाबा नानक मतलब गुरदासपुर भारत को पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब गुरु नानक देव जी का निवास स्थान से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक गलियारा है जिसको करतारपुर कॉरिडोर कहते हैं। मतलब डेरा बाबा नानक जो गुरदासपुर भारत में है उसको गुरुद्वारा दरबार साहिब मतलब गुरु नानक देव जी के निवास स्थान से जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है उसको करतारपुर कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद हम जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब राज्य पर एक नजर डालते हैं। देखिए कुल जनसंख्या पंजाब की कितनी है? तो 2,77,43,338 मतलब लगभग 2,77,00,000 देश में 16वां स्थान। देश की कुल आबादी में प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो 2.29%। फिर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 तो 13.08%, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पंजाब राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो हमारे राष्ट्रीय औसत से क्या है? कम है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो लुधियाना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो बरनाला। फिर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला तो मोहाली मतलब साहिबजादा अजीत सिंह नगर, जो 32.02% के साथ सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला था 2011 जनगणना के अनुसार। फिर न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला तो शहीद भगत सिंह नगर जिसको नवा शहर कहते हैं, यहाँ 4.16%। पंजाब का जनघनत्व अगर देखें तो 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है लुधियाना जहां 978 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है मुक्तसर जहां 348 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर कुल लिंगानुपात अगर देखें तो 895 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, राष्ट्रीय औसत से कम, लेकिन 2001 यानी कि 2001 में जो था वो 874 था, उसके मुकाबले इसमें सुधार देखा गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
बाल लिंगानुपात की अगर बात करें तो यहाँ 846 है। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो है होशियारपुर, जहाँ 961 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला देखें तो बठिंडा है, जहाँ 868 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। कुल साक्षरता दर 75.84, पुरुष साक्षरता दर 80.44%। महिला साक्षरता दर की अगर बात करें तो 70.73%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला होशियारपुर, जहां 84.6% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अगर देखें तो मानसा, जहां 61.08%। फिर ग्रामीण आबादी की अगर बात करें तो 62.5% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन 37.5% आबादी नगरीय या शहरी क्षेत्र में रहती है। अनुसूचित जाति मतलब एससी का प्रतिशत देखें तो कुल आबादी का 31.94%, या आप कह सकते हैं कि लगभग 34%। मतलब प्रतिशत के मामले में पंजाब भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला राज्य है। मतलब अगर हम प्रतिशत के तौर पर देखें तो पूरे भारत में पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी आबादी सर्वाधिक है। फिर अनुसूचित जाति की अगर बात करें, क्या अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए मतलब अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की अगर बात की जाए तो हरियाणा की तरह पंजाब में भी कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं पाई जाती। ठीक, बातें क्लियर। तो यहां तक आज हम लोगों ने अपना करंट अफेयर का पोर्शन और साथ ही साथ राज्य दर्शन के तहत हमने पंजाब राज्य के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की। कैसी लगी आपको ये क्लास, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको लगता है कि अभी इसमें कुछ सुधार होना चाहिए तो उसका आप हमें सजेशन दें, ठीक है। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।